हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सर एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आईएएस विथ अरिहंत पे। तो आईएएस विथ अरिहंत पे आप सभी लोग का वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके पीवाईक्यू हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हों, चाहे आपके यूपीएससी के हों, इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन पीवाईक्यू के तौर पे पूछे गए हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो फटाफट सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग बच्चे सेशन को थोड़ा सा एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, तो हम लोग सेशन की शुरुआत कर लेंगे। तो फटाफट सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएं तो हम लोग सेशन की शुरुआत कर लें। और बच्चे यहाँ पर जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, यहाँ पे दीप सिंह, ठीक है। दीप सिंह भाई, अपनी क्लास में पहले ही बता चुका हूं आप लोग को, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है 4 PM टू 6 PM अपनी क्लास का टाइमिंग है। तो यहां पर दीप सिंह आपको जब भी क्लास मिलेगी वो आपको मंडे टू फ्राइडे 4 to 6 PM पे ये क्लास मिलेगी। तो बच्चे आप ये 5 दिन वीक में आप क्लास अटेंड कर सकते हो और आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी। आपको बता दूं कि अरिहंत पब्लिकेशन की जो ये किताब है, इसी से रिलेटेड इसी के जो क्वेश्चन है वही यहां पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस बुक को अरिहंत प्रकाशन ने काफी अच्छे से यहां पर क्या किया है, इसे मॉडिफाई किया है, इसको एरर फ्री रखने की कोशिश की गई है। साथ साथ में इसमें चैप्टर वाइज आपके जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चन बने हैं उनको रखा गया है। साथ साथ इसमें एक्सप्लेनेशन तो दिया ही गया है, फालतू के क्वेश्चन नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके यहां पर पूरी की पूरी बुक तैयार की गई है। साथ साथ में ये भी याद रखेंगे कि इस बुक में आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी मिल जाएगा, यानी एक ही बुक में ढेर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ साथ ये ऐसा नहीं कि केवल हिस्ट्री की ही सीरीज है, यहां पर आप देखोगे तो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी या इंडियन इकोनॉमी या फिर आपका जनरल साइंस से रिलेटेड भी आपकी ये बुक प्रकाशित की गई है। और ये बुक आपको इजीली किसी भी बुक स्टॉल पर, आपके नियरेस्ट किसी भी बुक स्टॉल पर आपको इजी वे में अवेलेबल हो जाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पीवाईक्यू करने के अपने ढेर सारे फायदे हैं, ढेर सारी उसकी मेरिट है। जैसे हम लोग को क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का पता चलता है। इस बुक में चूंकि एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो एक्सप्लेनेशन से क्या होता है कि हम बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। और जो रही सही कसर है वो यहाँ पर अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो वो बाकी चीजें मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देता हूं। तो आप सेशन के साथ जुड़िए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें बच्चे, तो हम लोग सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। तो चले फटाफट सभी लोग एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें, तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। बुद्धिज्म तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। इसके अलावा कुछ और जो रिलीजियस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अन्य धर्म या संप्रदाय कौन कौन से थे। जैसे हम लोग कहते हैं संप्रदायों में यहाँ पे क्या मिलता है, भौतिकवादी दर्शन या भौतिकवादी संप्रदाय जिसके फाउंडर माने जाते हैं अजीत केस काम्बली, ठीक है। अक्रियावादी, घोर अक्रियावादी किसे कहते हैं, पूरन कश्यप को घोर अक्रियावाद का जनक माना जाता है। ये ना ही आत्मा में, ना ही ब्रह्म में, ना ही आपके आप कह लें कि भगवान में, ना ही पुराणों में, किसी भी चीज में ये बिलीव नहीं करते। घोर अक्रियावादी है, अक्रिया की बात करते हैं। मक्कलीपुत्र घोषाल जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, मक्कलीपुत्र घोषाल के संदर्भ में कहा जाता है इनका जन्म गौशाला में हुआ था, इसलिए ये घोषाल कहलाए। और इनके पिता जो थे वो मक्कली का काम करते थे, इसलिए इन्हें मक्कलीपुत्र घोषाल कहा गया। इन्होंने आजीवक धर्म की स्थापना की, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। प्रारंभ में ये महावीर स्वामी के साथ में रहा करते थे, लेकिन उनसे वैचारिक मतभेद होने के बाद उनसे अलग हो जाते हैं। वैशाली युद्ध, जब आपने पढ़ा होगा अजातशत्रु ने वैशाली के साथ युद्ध किया था, कहा जाता है वैशाली युद्ध के दौरान ही इनकी डेथ हुई थी। वैशाली युद्ध के दौरान ये मारे गए थे, ठीक है। नियतवादी कौन है, पकुद का चयन, पकुद का चयन को नियतवादी कहा जाता है। ये कहते हैं कि सब कुछ नियति में निर्धारित है, जो होना है वो पहले ही निर्धारित है, हमारे आपके कर्म का या हमारे प्रयासों का कोई फल नहीं होता है, सब नियति में पहले से निर्धारित है। अनिश्चयवादी, संजय बेली पुत्र, ये अनिश्चयवादी हैं, किसी भी चीज को निश्चित नहीं मानते हैं, यहाँ अनिश्चितता की बात करते हैं।
जैसे यहाँ पे देखिए, अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता, ये भौतिकवादी दर्शन कहता है। भौतिकवादी दर्शन में एक और फेमस दर्शन है जिसका आपने नाम सुना होगा, उसका नाम क्या है? चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन का नाम सुना होगा, जिसके फाउंडर थे स्वयं चारवाक। ये भी एक भौतिकवादी ही दर्शन है, जो क्या कहता है? कहता है यावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीवो सुख से जियो, भले ही ऋण लेकर घी पियो। अक्रियावादी पूर्ण कश्यप, न तो कर्म होता है और न पुनर्जन्म होता है, ये कहते हैं कुछ होता ही नहीं है। मक्कली घोषाल, आत्मा को अनेकानेक पुनर्जन्मों से गुजरना ही पड़ता है, यानी कि ये पुनर्जन्म एक बार नहीं बल्कि बार बार होता रहता है। और साथ साथ में ये क्या है, आजीवक जो संप्रदाय के लोग हैं, इनकी मेन फिलॉसफी ये भी, ये क्या है? ये भी भाग्यवादी है। ये भाग्यवादी दर्शन है एक तरह से। ये भाग्यवाद, भाग्यवाद पर डिपेंड होते हैं। कहते हैं कि ये भी नियति की बात करते हैं, भाग्यवाद की बात करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि भाग्य में सब कुछ क्या है? पहले से ही निर्धारित है। इनका कहना है कि भाग्य में क्या है? सब कुछ। यहां पर कहते हैं कि भाग्यवादी, भाग्यवादी दर्शन है, ये कहते हैं कि भाग्य में सब कुछ पहले से निर्धारित है, कुछ भी आपके प्रयासों से कुछ नहीं होता, सब कुछ पूर्व में ही निश्चित है। नियतवादी है पकुदकाचार्य, ये नियति में विश्वास करते हैं, नियति में सब कुछ पहले से निर्धारित है। और अनिश्चयवादी, न तो यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग और नरक हैं फिर भी नहीं है, या फिर नहीं है, मतलब ये भी क्या है? निश्चितता किसी चीज को लेकर नहीं करते हैं। आगे की बात करें, अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बीपीएससी 1994 और यूपीपीसीएस 1996 का क्वेश्चन है। आनंद, राहुल भद्र, मक्कलीपुत्र गोशाल, उपाली। सभी को पता है मक्कलीपुत्र गोशाल। मक्कलीपुत्र गोशाल ने क्या किया था? आजीवक धर्म, ये आजीवक धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। प्रारंभ में मैंने जैसा कि कहा, इनका जन्म कहां हुआ था? गौशाला में होने के कारण, गौशाला में जन्म होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? गोशाल कहलाते हैं, गोशाल। और इनके पिता मक्कली का काम करते थे, इसलिए ये मक्कली पुत्र गोशाल कहलाते हैं। प्रारंभ में कहा जाता है कि किसके शिष्य हुआ करते थे? महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, संप्रदाय के संस्थापक मक्कलीपुत्र गोशाल थे, महावीर के शिष्य थे, किंतु मतभेद के पश्चात उन्होंने पृथक आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनके शिक्षा का मूल आधार क्या है? नियतिवाद या भाग्यवादी दर्शन है। ये कहते हैं कि भाग्य में लिखा है तो भोजन मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु का भाग्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के कर्मों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी आप क्या कर्म करते हैं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये घोर तप एवं संन्यास में विश्वास करते थे। इन्होंने श्रावस्ती को अपना केंद्र बनाया था। इनका जो हेडक्वार्टर था, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे श्रावस्ती, श्रावस्ती इनका हेडक्वार्टर था। श्रावस्ती में हलाला नामक एक स्त्री थी, उसी का घर कहा जाता है, इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। साथ साथ में कहा जाता है, इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु, तो मृत्यु कैसे हुई थी? तो याद रखिएगा वैशाली युद्ध के दौरान, वैशाली युद्ध के दौरान क्या हुआ था? इनका डेथ हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे, वैशाली युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु थी। आनंद, आनंद के बारे में अगर बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। उपाली भी महात्मा बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे, बिल्कुल याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है? निर्धारित, भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2006 का क्वेश्चन है। जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने या मीमांसकों ने? तो मीमांसा में हम लोग दो जानते हैं। मीमांसक में कौन हो जाते हैं? दो मीमांसक आ जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पूर्व मीमांसा, क्या कहते हैं? पूर्व मीमांसा के नाम से जाना जाता है। और एक आपका कहा जाता है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इन मीमांसक ग्रंथों में कहीं से भी आपके भाग्यवाद की चर्चा नहीं की गई है। भाग्यवाद किसका कॉन्सेप्ट है? आजीवकों का कॉन्सेप्ट है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्कलीपुत्र गोशाल ने क्या किया था? भाग्यवादी या नियतिवादी दर्शन को यहां पर इन्होंने अपनाया था। आजीवकों ने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है। ठीक है, मनुष्य असमर्थ होता है, मनुष्य के कुछ भी क्रिया कर्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
मनुष्य के कर्मों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्कलिपुत्र गोशाल थे, महावीर स्वामी के समकालीन थे। आजीविक संप्रदाय के यहाँ पे अनुयायी नियतिवाद में विश्वास करते थे। इनका कहना था व्यक्ति का भाग्य ही निर्णायक होता है तथा व्यक्ति का कर्तव्य भाग्य से निर्धारित होता है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कर्म में विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि भाग्य ही सर्व निर्धारक है, फिर भी वे यहाँ पे कठोर उपासना और तप में विश्वास किया करते थे। बिल्कुल याद रखेंगे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बीपीएससी 1995 का क्वेश्चन है, तो यहां पर भी आपका हो जाएगा आजीवन। यहां पर देखिए जो बराबर की पहाड़ियां हैं, बराबर की पहाड़ियां कहां पर है? ये है बिहार राज्य में, ये बिहार में आपके स्थित है। और इन बराबर की पहाड़ियों पर बिहार राज्य में आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया है। ये 4 गुफाएं हम लोग को याद रखनी है। ये गुफाएं कौन कौन सी हैं? तो चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे बराबर की पहाड़ियों पे जो 4 गुफाएं बनाई गई हैं, जैसे सुदामा गुफा, यहां पे याद रखेंगे सुदामा गुफा एक बनाई गई, कर्ण चौपड़ गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा यहां पर बनाया गया है। और एक गुफा बनाई गई विश्व झोपड़ी गुफा, विश्व झोपड़ी यहां पर याद रखेंगे, विश्व झोपड़ी गुफा भी एक बनाई गई थी। विश्व झोपड़ी गुफा, झोपड़ी गुफा यहां पर बनाया गया, गुफा यहां पर बनाया गया। और एक गुफा और बनाया गया, इसका नाम था लोमस ऋषि की गुफा, लोमस ऋषि की गुफा। ये 4 गुफाएं हैं और चारों की चारों गुफाएं किससे? ये सभी की सभी गुफाएं आपकी आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। आजीवक धर्म से संबंधित बताई जाती हैं। ये सभी की सभी गुफाएं आजीवक धर्म से। इसमें से ऊपर की 3 गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक, मौर्य वंश के अशोक, मौर्य वंश के अशोक ने कराया, जबकि नीचे की एक गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ये भी किस वंश का? मौर्य वंश का शासक हुआ करता था। माना जाता है कि मौर्य शासक बिंबिसार, ठीक है, बिंदुसार, जो मौर्य शासक था बिंदुसार, मौर्य वंश का एक शासक आपने पढ़ा होगा बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार यह क्या था? आजीवक धर्म को मानने वाला था। ऐसा कहा जाता है कि यह आजीवक धर्म का अनुयायी था, धर्म का अनुयायी था, अनुयायी, ये आजीवक धर्म का फॉलोवर था, क्योंकि इसके दरबार में पिंगल वत्स नामक एक आजीवक साधु रहा करता था। बराबर की गुफाओं पे आजीवकों के लिए आश्रय गृह के रूप में किया गया है, ठीक है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ द्वारा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनवाए गए थे। अशोक के काल में बनी पहाड़ी गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। 4 गुफाएं हैं यहां पे टोटल, मैंने बता दिया आपको। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का क्वेश्चन है। भागवत धर्म में किसकी? इसी को हम लोग भागवत धर्म कहते हैं या वैष्णव धर्म कहते हैं। भागवत धर्म कहिए, इसे आप भागवत रिलीजन कहिए, भागवत, या फिर इसे वैष्णव कहिए। वैष्णव बात एक ही है, वैष्णव धर्म कहिए, बात एक ही है। जिसके आराध्य देव कौन है? विष्णु है। इसके आराध्य देव विष्णु है, जिनके अनेक रूपों की, जैसे कृष्ण को भी विष्णु का रूप माना गया है, इनकी पूजा होती है। अगर हम यहां पर बात करें तो भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिलता है? हेलिडोरियस का बेस नगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ, यहां से क्या मिलता है हम लोग को? यहां से जो गरुड़ पिलर मिला है, गरुड़ स्तंभ, ये आपका सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है भागवत धर्म का, जो किसके समय? शुंग शासक हुआ करता था। शुंग शासक भागभद्र के समय इसे स्टेबल किया गया था, इसे लगवाया गया था, बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख, हालांकि स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है
ये भी विष्णु के बारे में चर्चा जरूर करता है, लेकिन इसमें स्कंदगुप्त को विष्णु के बराह रूप में तुलना की गई है। ठीक है, भीतरी स्तंभ अभिलेख कहां से मिला है? ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से, गाजीपुर जिले से प्राप्त है, याद रखेंगे भीतरी स्तंभ अभिलेख। मेहरौली का लौह स्तंभ अभिलेख किससे रिलेटेड है? तो यहां पर याद रखेंगे ये चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य से रिलेटेड है मेहरौली का लौह स्तंभ। हालांकि इस पर केवल चंद्र शब्द उत्कीर्ण है, यह एक आयरन पिलर है, और इस आयरन पिलर की विशेषता यह है कि इस आयरन पिलर में आज भी जंग नहीं लगी है, ये इसकी विशेषता है। और साथ साथ में इस पर आपका ब्राह्मी लिपि में अभिलेख उत्कीर्ण है, जिसमें चंद्र शब्द लिखा है। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर कहा जाता है कि ये किससे? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य से रिलेटेड है। प्रारंभ में ये पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित था, लेकिन बाद में इसे क्या कहा जाता है? जब अनंगपाल तोमर दिल्ली की स्थापना करता है तो वो वहां से मंगवाकर दिल्ली में इसे अभी प्रेजेंट टाइम में कुतुब मीनार के कैंपस में इसे स्टेबल कर देता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद अभिलेख, ये प्रयाग प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य हेलिडोरियस के देशनगर अभिलेख से मिलता है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक देशनगर के पास स्थित है, पत्थर से निर्मित एक प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलिडोरियस ने करवाया, जो तक्षशिला का निवासी था। हेलिडोरियस प्राचीन भारत का एक यूनानी राजनयिक था, एक एम्बेसडर था, जो कहां का? तक्षशिला निवासी था, याद रखिएगा, तक्षशिला निवासी के तौर पर इसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इसमें से ये IAS 1996 का क्वेश्चन है। आजीवक शैवों से संबंधित नहीं है। मैमथ भी आपका आजीवकों से आपके शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ईशान विष्णु गुरुदेव पद्धति, ये भी आपका नहीं समझ है। मत्तर मयूर, ये आपके शैव संप्रदाय से संबंधित है। शैव संप्रदाय में किसकी पूजा होती है? शिव की पूजा होती है। जैसे शैव संप्रदाय के अन्य संप्रदायों में जैसे एक मिलता है आप लोग को पशुपत संप्रदाय भी ये इसी के तरह से ये भी एक संप्रदाय था, पशुपत संप्रदाय, जिसके फाउंडर माने जाते हैं कौन? लकुलिस जिसके फाउंडर माने जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। मत्त मयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। इतिहासकार BS पाठक ने पूर्व मध्यकालीन शैव संप्रदाय से जुड़े अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मत्त मयूर संप्रदाय का उल्लेख किया है, और यह बताया है कि चेदी वंश के अभिलेखों में इस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। तो जो चेदी वंश है, चेदी वंश का अगर हम लोग शासन की बात करते हैं तो चेदी वंश का शासन कहां पे चल रहा था? तो ये कलिंग यानी कि उड़ीसा, यहाँ प्रेजेंट टाइम उड़ीसा में इनका शासन हुआ करता था। इस वंश का फाउंडर था वाहन इस डायनेस्टी का फाउंडर था, और सबसे फेमस रूलर हुआ करता था इस वंश का, याद रखेंगे, खारवेल इस वंश का सबसे फेमस रूलर था, जिसके विषय में जानकारी हम लोग को हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला देखते हैं, नयनार कौन थे? तो दक्षिण भारत में, यह यूपीपी से 2006 का क्वेश्चन है, नयनार, याद रखेंगे। दक्षिण भारत में हम लोग को दो संप्रदाय मिलेंगे। अगर संप्रदाय की बात करोगे, तो संप्रदाय हमें दो तरह के संप्रदाय मुख्य रूप से मिलेंगे। एक होते थे नयनार, एक क्या होते थे? नयनार होते थे, और दूसरे कहलाते थे अलवार। ये क्या कहलाते थे? अलवार, ठीक है। तो नयनार कौन थे? नयनार ये शैव उपासक थे, शैव धर्म से संबंधित थे। और जो अलवार थे ये कौन थे? ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। वैष्णव धर्म से संबंधित जो होते थे वो क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। तो यहां पर ऑप्शन में देखिए, तो यहां पर नयनार है। नयनार कौन थे? तो नयनार शैव धर्म से संबंधित हुआ करते थे। यहां पर देखिए,
नैनार शैव थे, ये मुख्यतः दक्षिण भारत में शैव परंपरा को मानने वाले संत थे। इनकी कुल संख्या 63 बताई गई है। नैनार भक्ति की भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ था। नैनार लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। शिव एकमात्र ऐसे देवता है, शिव के बारे में याद रखिएगा, शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा नॉर्थ और साउथ दोनों में शिव के रूप में ही होती है। विष्णु का रूप बदल जाएगा, ठीक है, विष्णु का रूप बदल जाएगा। जैसे कार्तिकेय मुर्गन के रूप में पूजा होती है, कार्तिकेय की पूजा किस रूप में? मुर्गन के। काली की पूजा किस रूप में? साउथ इंडिया में कुरुंजी के रूप में होंगी, जो युद्ध की देवी के तौर पर मानी जाती है, ठीक है। तो यहां पर इनका बिल्कुल याद रखेंगे, ये रूप बदल जाता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ये 1997 का क्वेश्चन है। पुरुष और नारी का योग, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति बनाई गई, ये इसमें क्लियर है कि अर्धनारीश्वर में आधा शिव बनाया गया और आधा पार्वती का रूप दिया गया। अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति थी, ये अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति होती है, ये पहली बार कब बनाई जाती है? गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल में पहली बार अर्धनारीश्वर की मूर्ति बनाई गई। यानी शिव और शक्ति को क्या किया गया? एक में। नारी को क्या किया गया? यहां पर नारी को पुरुष का आधा अंग यानी अर्धांगनी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये गुप्त काल में पहली बार ये मूर्ति बनाई जाती है। ये किसका योग है? तो देव और उसकी शक्ति का योग है। देवता और उनकी शक्ति का योग है अर्धनारीश्वर की मूर्ति। यानी कि जो पुरुष देवता है, उनकी आधी शक्ति कौन है? तो कहा जाता है नारी शक्ति ही उनकी आधी शक्ति है। इस बात को यहां पे प्रदर्शित किया गया है। जैसे देखिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती देव और उनकी शक्ति के योग का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा का संबंध गुप्त युग से है। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा का वर्णन कालिदास ने कुमार संभोम में किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादम्य हुआ कि दोनों की संहिता मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में प्रचलित हो गई। गुप्त काल में एक चीज और याद रखेंगे, हरिहर की मूर्ति भी गुप्त काल में बनी थी। हरिहर की मूर्ति भी गुप्त काल में बनी थी। इसमें भी दो शब्द जुड़े हैं, एक जुड़ा है हरि और दूसरा जुड़ा है हर। तो यहां पर हर कौन है? हर है शिव और हरि है विष्णु। तो विष्णु और शिव यहां पर याद रखेंगे, विष्णु और शिव का तादम्य कब स्थापित किया? तो ये भी गुप्त काल की विशेषता है, गुप्त काल की विशेषता है। इसी काल में क्या किया गया? त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट आया। त्रिमूर्ति यानी कि त्रिमूर्ति में किसकी किसकी एक साथ मूर्ति बनाई गई? तो यहां पे तीन देवताओं को एक में कर दिया गया, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश यानी शिव, ठीक है। इनको मिलाकर क्या बनाया गया? त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट पहली बार गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव एक ऐसे देवता है, शिव की पूजा अनेक रूपों में होती है। जैसे हम नटराज के रूप में भी उनकी पूजा करते हैं, हम उनके सौम्य रूप की भी पूजा करते हैं, हम उनके विकराल रूप की भी पूजा करते हैं, तांडव रूप की भी पूजा करते हैं। तो शिव को अनेक रूपों में प्रदर्शित किया गया है। स्पेशली जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है, जो दक्षिण भारत में शिव को प्रदर्शित करते हुए दक्षिणामूर्ति परंपरा में जो इनकी मूर्तियां बनी है, वो किससे रिलेटेड है? तो याद रखेंगे, एज ए टीचर, एज ए शिक्षक के रूप में, ठीक है। सोसाइटी समाज को शिक्षित करने वाले शिक्षक के रूप में इन्हें प्रदर्शित किया गया है दक्षिणी मूर्ति परंपरा में। शिव की दक्षिणी मूर्ति उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। पौराणिक स्रोतों के अनुसार प्रमुख तीन देवताओं में शिव को संहारक के रूप में स्वीकृत किया गया, परंतु शैव मता अनुयायी शिव को अनेक रूपों में, जैसे संगीत, नृत्य, योग का प्रेरणता, शिक्षक, पशुपति, महेश्वर और महादेव इत्यादि रूपों में भी स्थापित करते हैं। जैसे हम लोग को देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो एविडेंस मिले, उसके आधार पर कहा गया कि शिव की कैसे रूप में? तो यहां पर शिव की पूजा हम देखते हैं पशुपति के रूप में मिलती है।
भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास। प्रवर्तक यानी फाउंडर, तो जाहिर सी बात है कृष्ण, क्योंकि यही विष्णु के अवतार माने गए। विष्णु का अवतार माना गया है किसको? कृष्ण को। तो कृष्ण इसके फाउंडर माने जाते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। यहां पे भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। अंधक वृष्णि या साल्वत जाति में उत्पन्न वासुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण थे, जो मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी नंदन या देवकी पुत्र कहा गया है। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक अपने आप को क्या कहलाते थे? ये भागवत कहलाते थे। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के अष्टाध्यायी में यहां पर 5वीं शताब्दी में मिलता है। शुंग काल में इस धर्म का विकास हुआ और इस धर्म को लोकप्रिय बनाने में इंडो ग्रीक शासकों का भी योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। और गुप्त काल आते आते तक क्या होता है? यही भागवत धर्म क्या होता है? वैष्णव धर्म हो जाता है और ये प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये गुप्त शासकों का राजधर्म बन जाता है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, आभीरों ने। वैदिक आर्यों ने तो बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि आर्य काल में हम देखते हैं कि यहां पर अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था। आभीरों ने भी नहीं किया, तमिलों ने भी नहीं किया। भागवतों ने यहाँ पे वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की। भागवत या वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष क्या था? गुप्त काल था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। इन्होंने वैष्णव धर्म को अपना राज धर्म बनाया था, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा। साथ साथ गुप्त वंश में याद रखेंगे, गुप्त वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका राजकीय चिन्ह याद रखिएगा। राजकीय चिन्ह भी वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। राजकीय राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो इनका राजकीय चिन्ह हुआ करता था गरुड़। गरुड़ इनका क्या था? राजकीय चिन्ह हुआ करता था। इसके आधार पर भी कहा जाता है इनका ऑफिशियल रिलीजन क्या हुआ करता था? वैष्णव धर्म हुआ करता था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों की संख्या या चर्चा की गई है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 रूपों की चर्चा की गई, याद रखिएगा। भागवत संप्रदाय में कितने? तो भक्ति के 9 रूपों की चर्चा की गई है, यानी 9 रूपों से आप क्या कर सकते हैं? भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 रूपों का वर्णन मिलता है। इसमें नवधा भक्ति भी कहा जाता है, इसीलिए इसे 9 रूपों के कारण क्या कहलाता है? नवधा भक्ति। भागवत संप्रदाय द्वारा अपनाए जाने वाले नवधा भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। इसमें शामिल 9 भक्ति क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सांख्य और आत्म निवेदन, ये इसके रूप में। इसमें ईश्वर की लीला, कथा, भक्ति, स्रोत इत्यादि को श्रद्धा के साथ आत्मसात करने पर बल दिया जाता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? अगर यहां पर हम लोग बात करें तो पार्थियन, इंडो ग्रीक या किसका यहां पर आपको ज्यादा योगदान, या कुषाण या गुप्त, किस संप्रदाय का यहां पर ज्यादा योगदान दिखाई देता है? जरा फटाफट बताएं। तो भागवत संप्रदाय के विकास में, अगर भागवत संप्रदाय, जैसा कि मैंने कहा, इसी को भागवत संप्रदाय को ही क्या कहते हैं? वैष्णव। इसे ही हम लोग वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं। संप्रदाय जिसके आराध्य देव कौन है? विष्णु या कृष्ण इसके आराध्य देव है। तो गुप्त काल में इसका सबसे अधिक विकास होता हुआ दिखाई देता है। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। गुप्त शासकों का राज्य के चिन्ह विष्णु का वाहन गरुड़ था, मैंने पहले ही बताया। गुप्त शासकों ने भागवत के नाम पर ही तमाम उपाधियां, जैसे परम भागवत जैसी उपाधियां भी, बिरुद भी ये धारण करते हैं। जैसे चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि क्या मिलती है? इसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। कुमार गुप्त के नाम के आगे भी कुमार गुप्त
कुमार गुप्त, यहां पर याद रखेंगे कुमार गुप्त के नाम के आगे भी हम लोग को परम भागवत जैसी उपाधि देखने को मिलती है। हेलिडोरियस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, ये 1998 का आईएएस प्रीलिम का क्वेश्चन है। संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। हेलिडोरियस का जो बेसनगर स्तंभ है वो किससे रिलेटेड है बताना है आप लोग को, जरा फटाफट बताएं। तो हेलिडोरियस का जो बेसनगर स्तंभ अभिलेख है ये आपका किससे रिलेटेड है, केवल वासुदेव। इसमें केवल वासुदेव कृष्ण की चर्चा की गई है, पंचवीरों की यहां पे चर्चा नहीं की गई है, जिसमें सांब का नाम आता है, प्रद्युम्न का नाम आता है, ठीक है, बलराम का नाम आता है, इन लोग की यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है। हेलिडोरियस का बेशनगर अभिलेख केवल वासुदेव से संबंधित है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम स्मारक विदिशा बेशनगर में गरुड़ स्तंभ है। इस अभिलेख से पता चलता है कि तक्षशिला का यमन राजदूत हेलिडोरियस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाया, इसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलिडोरियस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस्त अर्थात देवताओं का देवता कहकर संबोधित किया गया है। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? मेंस का क्वेश्चन है 2007 यूपीपीसीएस। तो जाहिर सी बात है हल, यहां पर हल किस देवता का सिंबल माना जाता है भाई? सभी को पता है बलराम, जो कृष्ण के भाई माने जाते हैं, ठीक है। बलराम का यहां पर क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या माना गया है? इनका हल, इनका प्रतीक चिन्ह माना गया है। जैसे कृष्ण का शस्त्र आपका क्या होता था? सुदर्शन चक्र होता था, उसी तरह बलराम का क्या होता था? हल हुआ करता था। यहां पे याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर बलराम देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। ये कृष्ण के भाई थे। कृष्ण तथा बलराम को क्रमशः विष्णु एवं शेषनाग का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि जो कृष्ण थे वो कौन, किसके अवतार थे? विष्णु के अवतार है, जबकि जो बलराम है वो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, जिस पर विष्णु विराजमान होते हैं। बलराम का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कार्तिकेय शिव के पुत्र थे और मैत्रेय भविष्य में जन्म लेने वाले बुद्ध के अवतार माने जाते हैं। मैत्रेय के रूप में बुद्ध यहां पर अवतार लेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? यहां पे प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, यूपीपीसीएस प्रीलिम 1997। भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो यहां पर देखो भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद है। ये कहीं ना कहीं लिटरेचर के तौर पर हमें दिखते हैं, साहित्य के तौर पर दिखाई देते हैं, या हम कह लें कि ये आपके धार्मिक बुक के तौर पर इन्हें देखते हैं। जबकि भागवत क्या है? एक संप्रदाय, यह एक संप्रदाय। तो इसमें सम्मिलित क्या होगा? भागवत नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है? एक संप्रदाय है, यह एक संप्रदाय के रूप में व्यवस्थित था। भागवत प्रतिशयी में शामिल नहीं है, जबकि प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य में उपनिषद, भगवत गीता तथा ब्रह्मसूत्र को प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसकी परिकल्पना शंकराचार्य ने की थी। इसके श्रेष्ठ तत्व ज्ञान के कारण इन पर भाष्य लिखने वाले दार्शनिकों को आचार्य कहा जाता था। इसमें जो भाष्य लिखते थे, एक्सप्लेन करते थे, उन्हें आचार्य कहते थे। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? हमारे धर्मशास्त्रों में विष्णु के कितने अवतारों की चर्चा है? विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है। 10 अवतार, 10 अवतार को हमारे धर्मशास्त्रों में विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है, ठीक है। और ये अवतार क्या है? ये अवतार बिल्कुल साइंटिफिक है, साइंस के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि सबसे पहले जली जीवों का पृथ्वी पे उत्पन्न हुआ, ठीक उसी प्रकार विष्णु का जो पहला अवतार कल्पना में किया गया है वो क्या किया गया है? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की कल्पना की गई है। ये विष्णु का पहला अवतार है, ये पहला अवतार होता है। और सबसे अंतिम अवतार कौन सा? 10वां अवतार माना गया है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार को क्या माना गया है? ये 10वां, जो भविष्य में अभी होगा, कहां पर? संभल में ये अवतार होगा विष्णु का
इस संदर्भ में। ठीक है, संभल क्षेत्र में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर पाप का घड़ा भर जाएगा तो विष्णु क्या करेंगे, कल्कि अवतार लेंगे, सृष्टि का नाश करेंगे और फिर सृष्टि को नए सिरे से क्या किया जाएगा, गढ़ा जाएगा। तो यहां पर कहा गया है पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो यहां पर याद रखेंगे वराह अवतार यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य अवतार के बाद कूर्म अवतार होता है, कूर्म या कच्छप अवतार कहते हैं, और इसके बाद विष्णु का तीसरा अवतार था वराह अवतार। कहा जाता है कि जब राक्षसों ने क्या किया, पृथ्वी को क्षीर सागर में फेंक दिया, पृथ्वी डूबने लगी, तब विष्णु ने क्या किया, वराह रूप यानी सुअर का रूप धारण किया और अपने नथुने पर पृथ्वी को रखकर पृथ्वी का उद्धार किया, क्षीर सागर से बाहर निकाला। तो ये विष्णु के अवतारों की चर्चा है, यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, इसके बाद से होता है नृसिंह अवतार। नृसिंह अवतार, नरसिंह अवतार लेते हैं, हिरण्यकश्यप का यहां पर क्या करते हैं, वध करते हैं। इसके बाद से इनकी एक और अवतार की चर्चा हो जाती है और वो चर्चा हो जाती है इसके बाद से परशुराम। परशुराम अवतार होता है, परशुराम का अवतार होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको कम से कम शुरुआत के 5 अवतार तो आपको बता दिए, इतना तो जरूर यहां पर इनके बारे में याद रखिएगा। विष्णु के वराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करने वाले के रूप अंकित किया गया है। दैत्यराज हिरण्याक्ष ने क्या किया, वध करने हेतु वराह रूप धारण किया था, उनके चंगुल से धरती को मुक्त कराया था। वराह अवतार को विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता की यहां पर चर्चा की गई है। भगवत गीता, भगवत गीता, अगर भगवत गीता की बात करते हैं तो भगवत गीता पार्ट किसका है? यह पार्ट है महाभारत का। महाभारत का एक हिस्सा है और महाभारत में जो छठा पर्व है ना, ठीक है, या यहां पर याद रखेंगे जो महाभारत का छठा पर्व, और इस छठे पर्व को कहते हैं हम लोग क्या, भीष्म पर्व। और इसी भीष्म पर्व में क्या है, भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख आया है, जो किसकी बात करता है, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म की चर्चा करता है। यानी कहता है कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। निष्काम कर्म योग या निष्काम कर्म की चर्चा करता है, जो कहता है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि जितना कर्म करेंगे उतना फल आपको अवश्य मिलेगा। जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा। तो कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि फल तो कर्म करेंगे तो फल तो अपने आप आपको मिलना ही है। बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निष्काम कर्म योग गीता की मुख्य शिक्षा है। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में नहीं देखें। इसके अनुसार कर्म करते रहें और फल की चिंता न करें। निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, भगवत गीता या फिर मीमांसा? बताइए, 3 लोग थे भाई क्लास में, लेकिन ये जवाब अभी नहीं दे रहे हैं। तो भाई यहां पर अगर क्लास में आप आ रहे हो तो बच्चे एक बार कमेंट जरूर करो, चाहे गलत या सही, क्या होगा आपका करेक्ट जवाब। तो यहां पर बच्चे देखो, ज्ञान की बात कर रहा है, कर्म की बात कर रहा है और भक्ति, तीनों की चर्चा कहां पे की गई है? श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। अद्वैत वेदांत, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का। ये आत्मा और ब्रह्म को अलग अलग नहीं मानते। इनका कहना है कि आत्मा और ब्रह्म दोनों क्या है? एक है, इनमें कोई विभेद नहीं है। तो यहां पे देखिए, भगवत गीता मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा इन तीनों का महत्व बताया गया। गीता का कर्म योग निष्काम कर्म का योग है। इस निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म तीनों का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्म योग है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्म योग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। प्राचीन भारत की
विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है, IS 1996 का। यानी कि यहां पे जो चक्रों की चर्चा की गई है कि कौन कौन सा युग कह ले इसे, कि पहले कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा, यहां पर चर्चा की गई है। तो यहां पर देखें तो जो चर्चा की गई है उसके अनुसार जो अपने विश्वोत्पत्ति की जो धारणा है उसके अनुसार चक्र में सबसे पहले कौन सा आता है, कृत संभवत। कृत संभवत कृत युग आता है, उसके बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद कलयुग या कली युग आएगा या कलयुग आएगा। अभी कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा माना जाता है। कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। जब कलयुग अपने चरम पे होगा तब विष्णु का अवतार होगा और सृष्टि का विनाश किया जाएगा। यहां पे देखिए, प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम कृत, त्रेता, द्वापर, कलिक है। युग हिंदू सभ्यता के अनुसार एक निर्धारित संख्या के वर्षों की कालावधि है। काल के अंग विशेष के रूप में युग शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, याद रखेंगे। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, यानी अलग करने वाला लक्षण है, उनमें विभेद उत्पन्न करता है आस्तिक संप्रदाय और नास्तिक संप्रदाय। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि आस्तिक और नास्तिक, यानी जो ईश्वर में आस्था रखता है वो आस्तिक है और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है वो नास्तिक है, ऐसा हम सोचते हैं। ईश्वरीय सत्ता में आस्था, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम 2005 का क्वेश्चन है। पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, या स्वर्ग अथवा नरक की सत्ता में विश्वास। तो यहां पर अगर दोनों में विभेदक का मेन यहां पर ईश्वर नहीं है, याद रखिएगा, वेदों की प्रामाणिकता है, यहां पर याद रखेंगे बच्चे, ठीक है। ये वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर क्या करता है, विभेद उत्पन्न करता है। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 बीसी गंगा वैली में, बीसी गंगा वैली की अगर हम लोग बात करें, गंगा वैली में हमें क्या दिखाई देता है, तो 600 बीसी गंगा वैली में हमें कुल आपके अगर यहां पर बात करें तो हम लोग को जो 62 नवीन संप्रदाय जन्म होते हैं उसमें नास्तिक संप्रदाय ज्यादा, चाहे वो पकुद का चयन हो, चाहे आपका संजय बेलपुत्र हो, ठीक है, चाहे आजीवक हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, ये सभी के सभी क्या है, नास्तिक संप्रदाय। तो नास्तिक में ये हो गया। जैसे सांख्य में क्या है, सांख्य को भी नास्तिक संप्रदाय माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है, हालांकि सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, ईश्वर को मानता है, लेकिन वेदों की सत्ता पर क्या होता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, इसलिए उसे नास्तिक की श्रेणी में रखते हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि जो वेदों की प्रामाणिकता को लेकर जो वेदों में आस्था नहीं रखता है वह क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता में आस्था एक विभेद का लक्षण है। आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी भी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इसी वर्गीकरण का आधार रही है, याद रखेंगे। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। रामायण के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, रामायण तो कहा जाता है, रामायण की जो घटना है, रामायण आपका महाभारत से प्राचीन, जैसे भारत के 2 महाकाव्य हैं तो एक महाकाव्य की श्रेणी में ये से रखा जाता है। महाकाव्य एपिक के तौर पर इसे मान्यता प्राप्त है। रामायण और महाभारत भारत के 2 महाकाव्य हैं। रामायण में कुल कितने, 7 कांड हैं। कांड यानी अध्याय, 7 कांड हैं, इसमें 7 कांड हैं। और इसमें कहा गया है कि किस, जैसे बाल कांड, जो राम के जन्म इत्यादि की घटनाएं हैं, बाल कांड में है। तो यहां पर पूछा गया है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है, पहली मुलाकात, तो किष्किंधा कांड में, याद रखेंगे। किष्किंधा कांड में क्या होता है, यहां पर इन दोनों की मुलाकात होती है, बिल्कुल याद रखिएगा। सुंदरकांड भी इसी का एक पार्ट है। रामायण के किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। रामायण में कुल 7 कांड है जिसमें से किष्किंधा कांड चौथा कांड है।
रामायण संस्कृत भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता वाल्मीकि। रामचरितमानस अवधी भाषा में इसके रचनाकार कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा इसे लिखा गया। ठीक है, तो यहां पर तमिल में भी रामायण लिखा गया है। तमिल तमिल रामायण की अगर बात करोगे, तमिल रामायण, तो इसको किस नाम से लिखा गया है? ई रामावतारम। रामावतारम, ई रामावतारम से जो रामायण लिखा गया है, यह तमिल भाषा में लिखा हुआ रामायण है, बिल्कुल याद रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है? मैच कराना है। यहां पर किस देवता का क्या चिन्ह है? शिव का इसमें क्या प्रतीक है? भाई शिव को सभी मालूम है कि भगवान शिव त्रिशूल लेकर चलते हैं। विष्णु के हाथ में क्या होता है? चक्र होता है। ठीक है, गणेश जी और सरस्वती, तो गणेश जी का क्या है भाई? रस्सी या फंदा, और सरस्वती जी का यहां पर वीणा हो जाता है। तो यानी कि सही आंसर क्या होगा? 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 यानी बी वाला आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट जवाब होगा। भगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल। अस्त्र और शस्त्र में अंतर होता है। अस्त्र और शस्त्र में अंतर होता है। अस्त्र जो हाथ में लेकर युद्ध लड़ा जाए वो अस्त्र है, और जो फेंक कर मारा जा सके वो शस्त्र है। हालांकि यहां पर अस्त्र नहीं, ये शस्त्र होना चाहिए, क्योंकि त्रिशूल एक शस्त्र है। उसे फेंक कर, अस्त्र और शस्त्र दोनों की श्रेणी में आ जाएगा। उसे हाथ में लेकर भी लड़ सकते हैं और उसे मार भी सकते हैं। ठीक है, जैसे चाकू, चाकू वो हाथ में लेकर भी मार सकते हैं और दूर से उछाल कर भी मारा जा सकता है, तो वो अस्त्र और शस्त्र दोनों की श्रेणी में आएगा। ठीक है, जैसे तो भगवान विष्णु चक्र धारण करते हैं, गणेश जी का संबंध रस्सी या फंदा से है, माता सरस्वती का वीणा धारण करती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य देवी देवताओं के भी देते थे। हनुमान जी का गदा होता है, लक्ष्मी माता का कमल प्रतीक है, काली माता का खड्ग होता है, इंद्र भगवान के हाथ में वज्र होता है, राम का प्रतीक धनुष और बाण है, दुर्गा माता का त्रिशूल और तलवार है, और भगवान परशुराम का फरसा है। यहाँ पर इनके शस्त्र है जो याद रखेंगे। जैसे कार्तिकेय के हाथ में क्या होता है? कुमार या कार्तिकेय, उनके हाथ में दंड होता है। ठीक है, उनके हाथ में क्या होता है? दंड उनका प्रतीक माना गया है, याद रखेंगे। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया गया था, तो उस जगह का नाम था नैमिषारण्य। यहां पर याद रखेंगे, नैमिषारण्य कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। सीतापुर जिले में आपका ये स्थित है। सीतापुर जिले में आपका स्थित है नैमिषारण्य। तो यहां पर नैमिषारण्य की चर्चा अगर हम लोग किया जाए तो महाभारत कथा का वाचन किया गया था कहां पर? नैमिषारण्य में किया गया था, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, कथा का वाचन किया गया था नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य वह प्राचीन स्थल है जहां 60,000 मुनियों की सभा में महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे निमिषार भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, महाभारत को क्या कहते हैं? भारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। ठीक है, लेखन कला की दृष्टि से अगर बात करें तो महाभारत पहले लिखा गया, रामायण बाद में लिखा गया, लेकिन घटनाक्रम की दृष्टि से पहले रामायण घटित हुआ, फिर महाभारत की घटना घटित हुई। क्यों? क्योंकि महाभारत के कुछ खंडों में रामायण के कुछ पात्रों का उल्लेख है, लेकिन रामायण में महाभारत के किसी भी पात्र का उल्लेख नहीं है। हालांकि रामायण, महाभारत और पुराणों को अंतिम रूप दिया गया था गुप्त काल में, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग अपने चैप्टर में 7 नंबर चैप्टर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, और यहां पर जैसा कि मैंने बताया प्रिलिम पॉसिबल के नाम से आपके अरिहंत प्रकाशन की जो बुक है, उससे रिलेटेड उसी बुक को हम लोग, जो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यह बुक आपकी क्या है? इतिहास पर, भूगोल पर, भारतीय राज्य व्यवस्था पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर और सामान्य विज्ञान पर भी आपका पब्लिश किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। इसमें चैप्टर वाइज चीजें रखी गई हैं। हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सेलेक्ट करके विथ एक्सप्लेनेशन, एरर फ्री रखने की कोशिश की गई है, और व्याख्या सटीक देने का प्रयास किया गया।
चलिए अब आते हैं 7 नंबर चैप्टर, जिसका नाम होगा महाजनपद तथा राइजिंग ऑफ मगध, यानी मगध का उत्कर्ष। महाजनपद काल की बात करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, गंगा घाटी, 600 बीसी गंगा घाटी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में कहा जाता है 16 महाजनपद और 10 गणराज्य। इस बात के विषय में हम लोग को जानकारी कहां से मिलती है? तो इस संदर्भ में हम लोग को जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की सूची दी गई है। हालांकि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी महाजनपदों की सूची दी गई है, लेकिन उनकी संख्या 40 बताई गई है। महाजनपद कितने बताए गए हैं? 40 बताए गए हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, किसमें? पाणिनि की अष्टाध्यायी। कुछ नाम कॉमन है और कुछ नाम अलग है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के महाजनपद सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। इनमें 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों में से 8 आपके गंगा घाटी वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद आपके स्थित थे। ठीक है, इन महाजनपदों में कौन कौन थे? जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, अरु, बज्ज, चेज, सूरसेन, अस्मक, गांधार, कंबोज, अवंती, ऐसे आपके 16 महाजनपद। गणराज्य कौन कौन थे? रामग्राम के कोली, पिपली वन के मोरी, मिथिला के विदेह, सुषमारगिरी के भग, ठीक है, इसके वैशाली के लिच्छवी, पावापुरी के मल, कुशिनारा के मल, रामग्राम के कोली, कपिल वस्तु के शाक्य, ऐसे आपके 10 गणराज्य हुआ करते थे। अंततः इन सभी महाजनपद और गणराज्यों का विलय कर लेता है मगध, और मगध भारत में भारत का पहला एम्पायर स्थापित होता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबसे नॉर्थ में स्थित महाजनपद कौन सा? नॉर्थ वेस्ट में स्थित महाजनपद कौन था? ईस्टर्न बॉर्डर पे स्थित महाजनपद, साउथर्न में कौन सा महाजनपद था? ठीक है, वेस्टर्न में कौन सा महाजनपद था? किस महाजनपद की क्या कैपिटल हुआ करती थी? ये सारे क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में बनता है। यहां पर देखिए, जैसे यहां पर एक लिस्ट दी गई है महाजनपद और उसकी राजधानियां। जैसे कुरु महाजनपद वर्तमान मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, यानी वर्तमान हरियाणा का अंबाला डिस्ट्रिक्ट, यहां पर ये लोकेट था। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। परीक्षित और जन्मेजय यहाँ के शासक हुआ करते थे। पांचाल महाजनपद वर्तमान बरेली और बदायूं का क्षेत्र, अहिछत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। सूरसेन वर्तमान मथुरा उसके आसपास का क्षेत्र, मथुरा इसका कैपिटल था। वत्स प्रयागराज वर्तमान समय का प्रयागराज, ठीक है। कौशाम्बी इसकी जनपद आपका हुआ करता था, कैपिटल। कौशल अवध का क्षेत्र, साकेत तथा श्रावस्ती इसके कैपिटल होते थे। मल्ल महाजनपद वर्तमान देवरिया जिला, जिसमें कुशीनगर और पावा दो इनके कैपिटल हुआ करते थे। काशी, वाराणसी और इसका वाराणसी के आसपास का क्षेत्र काशी महाजनपद का, वाराणसी इसकी राजधानी थी। राजा बानर द्वारा स्थापित होने के कारण इसे बनारसी कहा गया है। अंग महाजनपद भागलपुर वर्तमान बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और आसपास का क्षेत्र, चंपा इसकी राजधानी थी। ठीक है, इसके अलावा मगध दक्षिणी बिहार पटना और गया डिस्ट्रिक्ट, गिरिवज्र इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। वज्जी महाजनपद मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले इसमें आते थे। मिथिला, वैशाली और जनकपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि यह यूनियन हुआ करता था, ये आपके गणराज्यों में शामिल था। वज्जी महाजनपद भी था और गणराज्य भी था। चेदी वर्तमान बुंदेलखंड का हिस्सा, सोथिवत्ती इसका हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, बुंदेलखंड इलाहाबाद का जो प्रयागराज का वो बेल्ट है, झांसी उसी का ललित ललितपुर वाला ये पूरा बेल्ट क्या कहलाता था? तो ये बुंदेलखंड कहलाता था। चेदी महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जयपुर इसकी राजधानी, विराटनगर हुआ करती थी, महाभारत में इसका उल्लेख भी है। अस्मक गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश वर्तमान में। पोतन या पोटली इसका कैपिटल हुआ करता था। आगे चलकर यही प्रतिष्ठान कहलाया। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। अवंती पश्चिम तथा मध्य मालवा उज्जैनी तक इसके राजा कौन थे? तो यहाँ पे कहा जाता है चंड प्रघोट कहा जाता है कि इसकी उज्जैनी और एक और कैपिटल थी माहिष्मती। माहिष्मती इसका कैपिटल हुआ करता था, दो कैपिटल थे। गांधार पेशावर तथा रावलपिंडी का क्षेत्र इसमें आता था। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। और कंबोज इसमें क्या था?
तो दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा राजौरी और हजारा जिले इसमें शामिल होते थे और इसकी राजधानी होती थी राजपुर या हाटक इसकी राजधानी थी। बिल्कुल याद रखेंगे। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आया है क्वेश्चन। 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप लोग को। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल याद रखेंगे, 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। यह एक बौद्ध ग्रंथ है, यह बौद्ध धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों का उपदेश संग्रहित है। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन महाजनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो पढ़नी की अष्टाध्यायी में मैंने कहा ना आपसे कि लगभग 40 महाजनपदों का उल्लेख है, लेकिन वो नाम एग्जैक्ट वो नहीं है जो बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं। उनमें नाम मिलता है मगध का, असमक का और कंबोज। ये 3 महाजनपदों का नाम एग्जैक्ट मिलता है। चेदी का और वस्त का यहां पर नाम नहीं मिलता है। तो 1 2 3 आपका यहां पर करेक्ट जवाब होगा। मैप के अकॉर्डिंग अगर इन जो महाजनपदों का नाम दिया गया है, अगर हम बात करें तो यहां पर होता था मगध, जो बिहार का सेक्शन था, ठीक है। अश्मक महाजनपद यहां पे होता था, ये गोदावरी नदी की घाटी में था अश्मक। साउथ में स्थित एकमात्र जनपद जिसका महाजनपद जिसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। और कंबोज महाजनपद यहां पे पड़ता था। ये क्या था? कंबोज। ये कंबोज महाजनपद यहां पर लोकेट हुआ करता था, याद रखेंगे। महाजनपद युग में 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है, जिसमें मगध, अस्मक, कंबोज नामक जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 40 जनपदों के नाम है, जिनमें से 22 जनपदों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। सिंधु, अस्मक, कंबोज, मगध, यौधे। यौधे का एरिया कहां पे पड़ता था? यौधों के सिक्के मिले हैं, लेकिन ये बाद में मिलेंगे, पोस्ट मौर्य पीरियड में मिलेंगे। यौधे शासक कहां पे? पंजाब में शासन किया करते थे। बृद्धि, कलिंग और प्राच्य जनपद वाले का भी उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया था, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित बुक है, और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित बुक है। और इन्हीं दोनों किताबों में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की सूची प्राप्त होती है। बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। इनमें से अर्थशास्त्र या दीर्घ निकाय, ये बौद्ध धर्म से दीर्घ निकाय है, और अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, इसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इनके नाम इस प्रकार है: काशी, कौशल, अभी मैंने सुनाया आप लोग को, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेद, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, वत्स, अवंती, गांधार, कंबोज, अस्मक इत्यादि 16 महाजनपद, जिसमें सबसे पावरफुल कौन सा था? तो सबसे पावरफुल होता है मगध महाजनपद, सबसे पावरफुल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म की उपयुक्त जोड़ी है, यानी सही जोड़ी है, आपको बताना है। पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, ठीक है। स्कंदगुप्त मौर्य और चेटक लिच्छवी। तो यहां पर भाई लिच्छवी राज चेटक हुआ करते थे, लिच्छवी कुल से बिलोंग करते थे महाराज चेटक। और महाराज चेटक ने क्या किया था? महाराज चेटक ने अपनी लड़की चेलना या छलना का विवाह किससे किया था? तो इन्होंने अपनी पुत्री चेलना या छलना का विवाह मगध के रूलर कौन थे? तो कहा जाता है बिंबिसार के साथ किया था, ठीक है। चेटक ने ही अपनी पुत्री का विवाह किया था। बाकी स्कंदगुप्त मौर्यों से रिलेटेड नहीं है, स्कंदगुप्त गुप्त वंश से रिलेटेड है। गुप्त वंश का शासक है, आप सभी जानते हैं। पार्श्वनाथ क्या थे? क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, यहां पर याद रखेंगे। बिंदुसार
बिंदुसार शाक्य कुल से नहीं था, बल्कि ये बिंदुसार पूछा गया है। तो बिंदुसार कौन है? मौर्य वंश का है। शाक्य कुल से कौन होते थे? गौतम बुद्ध हुआ करते थे। गौतम बुद्ध का नाम यहां पर याद रखेंगे, ये इससे रिलेटेड थे। दिए गए युग्मों में डी उपयुक्त जोड़ी है। चेतक लिच्छवी गणतंत्र के शासक थे। इनकी बहन त्रिशला का विवाह राजा सिद्धार्थ से हुआ था, जो महावीर स्वामी के पिता थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध इक्ष्वाकु क्षत्रिय वंश से था। बिंदुसार मौर्य वंश से। स्कंद गुप्त का संबंध यहाँ पर इससे आपका था, याद रखेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यहां पर फर्स्ट रिपब्लिक, वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक इंडिया में स्टेबल किया गया था, याद रखेंगे। विश्व का पहला रिपब्लिक कहां पर? इंडिया में स्टेबल किया जाता है। और ये रिपब्लिक किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवी, लिच्छवी कुल विश्व का पहला आपका क्या माना जाता है? पहला गणतंत्र के तौर पर माना जाता है, याद रखेंगे। लिच्छवी कुल, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। यह गणराज्य बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे बड़ा तथा सबसे शक्तिशाली था। ठीक है। लिच्छवी कुल, यह एक कुल हुआ करता था जो वज्जी संघ के, जो लिच्छवी कुल था ना, ये किसमें आता था? वज्जी संघ में आता था। यह वज्जी संघ, पार्ट ऑफ वज्जी संघ था। यह वज्जी संघ का भाग हुआ करता था, लिच्छवी कुल। गौतम बुद्ध के समय कुल 10 गणराज्य थे, जैसा कि मैं पहले ही आप लोग को नाम सुना चुका हूं। गणतंत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय राज्य की समिति द्वारा लिए जाते थे। इन 10 गणराज्यों में लिच्छवी गणतंत्र सबसे प्रभावशाली तथा वज्जी संघ में सबसे प्रमुख गणतंत्र था। ठीक है। राजा जनक भी इसी के पार्ट हुआ करते थे। कहा जाता है जनक भी इसी के पार्ट हुआ करते थे, बिल्कुल याद रखेंगे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां स्थापित की गई? सेम क्वेश्चन है यहां पर, क्योंकि विश्व में यहां पे कंफ्यूज करने के लिए एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र, यहाँ पे एथेंस और स्पार्टा का नाम तो केवल कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि विश्व शब्द लगाकर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कहां पर? वैशाली। और वैशाली का यह कुल कौन सा था? यहां पर लिच्छवी कुल, लिच्छवी कुल यहां पर याद रखेंगे। लिच्छवी कुल यहां पर हुआ करता था। यहां पर यह पहला गणतंत्र स्थापित करता है। जैसा कि मैंने कहा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना वैशाली में, वैशाली नगर के वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। यह अपने गणतांत्रिक मूल्य की वजह से प्रभावशाली था। इस प्रकार गणतंत्र व्यवस्था भारत की देन थी, जिसे बाद में कई अन्य देशों ने भी अपनाया। वैशाली के कुछ इतिहासकारों द्वारा गणतंत्र का मक्का भी कहा जाता है। वैशाली को क्या कहते हैं? गणतंत्र का मक्का भी कहते हैं, याद रखेंगे। प्रारंभिक गणतंत्र में से कौन सा शामिल नहीं था? तो प्रारंभिक गणतंत्रों में 10 के थे। रामग्राम के कोली, पिपली वन के मोरी, मिथिला के विदेश, सुमारगिरी के भग, वैशाली के लिच्छवी, ठीक है, कुशिनारा के मल, पावापुरी के मल, मिथिला के विदेह, ठीक है। इसके अलावा आपके रामग्राम के कपिल वस्तु के शाक्य और रामग्राम के कोली, ऐसे 10 थे। इसमें देखें तो शाक्य, कपिल वस्तु के शाक्य तो आते हैं, लिच्छवी भी आते हैं, योधे का नाम नहीं आता है। योधे गणतंत्रों में शामिल नहीं थे। प्रारंभिक गणतंत्र में योधे शामिल नहीं था। योधे का उल्लेख प्रारंभिक गणतंत्र के पश्चात पाणिनि ने किया है। कालांतर में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में योधे गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय के विषय में जानकारी मिलती है। इस प्रकार गणतंत्र प्रारंभिक गुप्त काल तक विद्यमान था, जबकि शाक्य तथा लिच्छवी गणराज्य प्रारंभिक गणराज्यों में सम्मिलित थे। ये बाद में कहा जाता है गणतंत्र बनता है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो यहां पर देखें, उज्जैन, उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम हुआ करता था। इसे अवंतिका कहा जाता था। दिल्ली को क्या कहते थे? इंद्रप्रस्थ। जो दिल्ली और इसके आसपास का हिस्सा होता था वो क्या कहलाता था? इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। वर्तमान पाकिस्तान का पेशावर, पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो पेशावर क्षेत्र है ना, पेशावर क्षेत्र, यही क्या था? तक्षशिला हुआ करता था, याद रखेंगे। क्योंकि जब महाजनपद काल पढ़ोगे तो महाजनपद काल में आपको यहां पर मध्य प्रदेश में मिलेगा अवंती राष्ट्र, अवंती।
अवंती महाजनपद मिलेगा। अवंती महाजनपद की दो राजधानियां थी, एक नॉर्थ होता था, एक साउथ अवंती होता था। नॉर्थ अवंती का कैपिटल उज्जैन, उज्जैन या इसी को अवंतिका प्रदेश के नाम से जानते थे, और साउथ कैपिटल होता था माहिष्मती। माहिष्मती, आपने वो एक मूवी आई होगी उसमें नाम सुना होगा, ठीक है। नाम मुझे मूवी का नहीं ध्यान आ रहा है कि वो मूवी कौन सी थी, बट आप लोग को शायद याद होगा, बाहुबली। बाहुबली में माहिष्मती जो शब्द आया यहीं से लिया गया है, याद रखेंगे। वर्तमान में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि माहिष्मती को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे इसे महेश्वर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे हम लोग महेश्वर के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, इसे महेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे प्राचीन काल में अवंतिका नाम था मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन भारत के प्राचीन नगरों में से एक था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में तथा अवंती की दो राजधानियां एक में से एक था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता था, याद रखेंगे, इसे अवंतिका प्रदेश भी कहते थे। बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। भाई कुछ कमेंट तो करो आप लोग, यस नो कुछ भी, जो भी समझ में आए। चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा? चंड प्रघोत काशी के, अंग के, अवंती के या वज्जी के? चंड प्रघोत का नाम यहां पर बताना है। तो बच्चे यहां पर याद रखेंगे अवंती आपका करेक्ट जवाब होगा। जो अवंती महाजनपद था ना, अवंती महाजनपद, महाजनपद, अवंती महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, जैसा कि मैंने बताया, उज्जैन, उज्जैन और माहिष्मती। माहिष्मती इनकी कैपिटल हुआ करते थे, या महेश्वर जिसे वर्तमान समय में कहते हैं। यहां के राजा का नाम मिलता है क्या? चंड प्रघोत। चंड प्रघोत यहां के राजा का नाम मिलता है, जो किसके समकालीन माने जाते हैं? तो याद रखेंगे ये माने जाते हैं किसके? बिंबिसार, मगध नरेश बिंबिसार के समकालीन माने जाते हैं, और इसके मित्र भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में जो 16 भारत में जो 16 महाजनपद थे उत्तर भारत में 15 थे, एक दक्षिण भारत में था। बाद में अवंती ने असमक को जीतकर मिला लिया। इसमें कहा जाता है कि अगर मगध को कोई चैलेंज कर सकता था 16 महाजनपद में, तो वो अवंती था। उसका सबसे बड़ा कारण था अवंती और मगध दोनों के पास बेस्ट क्वालिटी के आयरन माइंस थे। बिंबिसार बहुत चालाक था, इसने दो तरह की पॉलिसी अपनाई। एक वैवाहिक संबंध करके अपनी स्थिति सुदृढ़ किया, दूसरा मित्रता के प्रस्ताव के साथ। इसने अवंती नरेश चंद्र प्रघोत के साथ मित्रता का प्रस्ताव रखा, क्योंकि बिंबिसार का राजवैद हुआ करता था जिसका नाम था जीवक। जीवक को क्या करता है? चंड प्रघोत के दरबार में भेजता है, इनके जॉन्डिस, पीलिया रोग को ठीक करने के लिए भेजा था। बिल्कुल याद रखेंगे। अगला देखते हैं। चंड प्रघोत अवंती राज्य के राजा। प्राचीन भारत में 546 ईसा पूर्व में प्रघोत राजवंश का शासन स्थापित हुआ। इस गणराज्य की राजधानी उज्जैन थी। महाजनपद था, ये गणराज्य नहीं था। बिंबिसार के समय मगध राज्य के साथ चंद्र प्रघोत का मैत्रीपूर्ण संबंध था। बिल्कुल याद रखेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद, अगर हम लोग यहां पर देखें मत्स्य, तो मत्स्य महाजनपद की जब बात करोगे, मत्स्य महाजनपद, महाजनपद, तो मत्स्य महाजनपद कहां पर स्थित था भाई? अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट अकॉर्डिंग बाई, यहां पे ऑप्शन आपका सही जवाब क्या जाएगा? ए जाएगा, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। सॉरी, मत्स्य है ना, सॉरी ये रॉन्ग होगा, ये नहीं होगा इसका सही जवाब। मत्स्य महाजनपद है, तो मत्स्य महाजनपद की यहां पे हो जाएगा राजस्थान। इसका राजधानी हुआ करता था विराटनगर। विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान अगर हम लोग बात करें वर्तमान, तो वर्तमान आपके जयपुर,
जयपुर और उसके आसपास का जो हिस्सा हुआ करता था वही क्या कहलाता था, मत्स्य महाजनपद। और विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी, जो वर्तमान जयपुर और उसके आसपास का एरिया है। पवन गुप्ता, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को याद रखेंगे, वर्तमान जयपुर यहां पर हुआ करता था राजस्थान में, ठीक है। कहा जाता है कि इस महाजनपद विराट राज्य का उल्लेख किसमें, महाभारत में भी आया है। इस राज्य का उल्लेख महाभारत महाभारत में भी इसका उल्लेख आया हुआ है, बिल्कुल याद रखेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद राजस्थान राज्य में स्थित था। इसका विस्तार जयपुर, भरतपुर, अलवर आदि क्षेत्रों में था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसका वर्तमान नाम बैराट है, जयपुर के पास स्थित है। महाभारत में इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। उस समय यहाँ का शासक विराट राज्य हुआ करता था। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है, यानी कि जो श्रावस्ती नगर है उसकी आकृति किस प्रकार की थी, तो अर्धचंद्राकार याद रखेंगे। अर्धचंद्राकार आकृति में श्रावस्ती नगर विन्यास अर्धचंद्राकार में। यह कोसल महाजनपद की राजधानी थी। जो कोसल महाजनपद था, कोशल के राजा महाजनपद काल में कौन होते थे, तो यहाँ के राजा का नाम मिलता है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत यहाँ पे राजा हुआ करते थे। और इसी प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोसला देवी का विवाह किससे किया था, तो हर्यक वंश के बिंबिसार से इन्होंने क्या किया था, अपनी बहन महाकोसला देवी का विवाह किया था, जो बिंबिसार की पहली पत्नी मानी जाती है। राजधानी थी नेपाल की सीमा पर स्थित था। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश, बुद्ध ने कोसल की राजधानी श्रावस्ती में अपने सर्वाधिक उपदेश दिया। वर्तमान समय का सहेत महेत माना जाता है, यह प्राचीन काल में श्रावस्ती हुआ करता था। आपका इसके कैपिटल जो प्राचीन काल में था उसके इससे तुलना की जाती है। कोसल शासक प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समकालीन तथा अनुयायी थे। श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के समीप सहेत महेत से किया है, याद रखेंगे। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, वो कौन सा है। राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए, कारकोट वंश की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर से। विराटनगर कहां से, जयपुर से आपका रिलेटेड है। जैसा कि अभी मैंने बताया, मत्स्य महाजनपद हुआ करता था। माध्यमिका नगरी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिसका महाभारत और महाभाष्य दोनों में, पतंजलि के महाभाष्य और फिर महाभारत दोनों में माध्यमिका नगरी, जो वर्तमान में कहा जाता है, कभी कभी इसके लिए चित्तौड़ का कहा जाता है। चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों को क्या कहते थे, माध्यमिका नगरी के नाम से जानते थे प्राचीन काल में। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, माध्यमिका नगरी है। माध्यमिका नगर राजस्थान के चित्तौड़ से उत्तर की ओर 8 मील दूरी पर स्थित है। माध्यमिका में उत्खनन से एक प्राचीन स्तूप तथा तोरज के अवशेष प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर बिल्कुल बच्चे याद रखिएगा। उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मति से या फिर कौशाम्बी से, बताइए बताइए जरा भाई। हाँ भाई पवन, आपने बस एक ही आंसर दिया, फिर आप चले गए। यहां पर बताइए भाई 13 नंबर का सही जवाब क्या होगा। देख लेते हैं। तो भाई उदयन और वासदत्ता, स्वप्न वासदत्ता, यहां पर इन दोनों की दंत कथा स्वप्न वासदत्ता में यहां पर कहा जाता है वे उल्लेखित है। वत्सराज उदयन और वासदत्ता की कथा उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, वासदत्ता उज्जैन से थी, उदयन आपका एक राजा हुआ करता था। उस जिस दौरान कहा जाता है उज्जैन में यह बंद था, उसी दौरान की यह प्रेम कथा है। इसके बारे में देख लें। उदयन वासदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। महाकवि भास ने इस कथा का वर्णन अपने नाटक स्वप्न वासदत्ता में किया है। इस कथा में वस्त नरेंद्र उज्जैन, वस्त जो राजा होता था, वर्तमान कौशाम्बी जिसका डिस्ट्रिक्ट कैपिटल था और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वस्त महाजनपद के अंतर्गत आता था,
अवंती नरेश प्रघोत की पुत्री वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कथा में उदयन के उज्जैन के कारागार में बंदी होने के समय की चर्चा की गई है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? आरो यारो का क्वेश्चन है, सभी को मालूम है कि चंपा कहां थी, अंग महाजनपद। कहा जाता है कि मगध महाजनपद, अगर मगध महाजनपद की हम लोग चर्चा करते हैं, मगध यहां पर, तो ये रहा अंग महाजनपद। अंग महाजनपद दक्षिण बिहार का सेक्शन, और यहां पर होता था मगध महाजनपद। महाभारत में भी अंग महाजनपद का उल्लेख है। यहाँ का राजा महाभारत काल में किसको, कर्ण को बताया गया, अंगराज कर्ण कहा गया है। कर्ण यहाँ का राजा हुआ करता था। इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। चंपा इसकी राजधानी हुआ करती थी, अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी चंपा। और यहाँ का एक और राजा का नाम मिलता है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त का नाम मिलता है। साथ साथ में एक राजा और मिलता है जिसकी पुत्री ने क्या किया था, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, क्या मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है? अर्चना भारद्वाज कहां से ढूंढते ढूंढते पहुंच गई? सर जी आप इधर, गुड इवनिंग है, प्रणाम है। अंग, बिल्कुल अर्चना, कहां से ढूंढते ढूंढते पहुंच गई तू? हम्म हम्म ओके 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 ओके, बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चे याद रखेंगे, अंग महाजनपद, यहां पर चंपा इसका कैपिटल हुआ करता था, बिल्कुल याद रखेंगे। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। वर्तमान में बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी मिलता है, याद रखेंगे। दर्भ निकाय में चंपा के नगर निर्माण की योजना किसको माना गया है? महागोविंद को इसका वास्तुकार माना गया है, बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती पांचाल की, कुरु की, चेदी की या फिर अवंती की? सुक्तिमती कहां की राजधानी थी बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, किसकी राजधानी थी सुक्तिमती? तो यहां पर याद रखेंगे चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद, यहां पर जैसे पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिछत्र। अहिछत्र, अहिछत्र, और एक होता था दक्षिणी की राजधानी थी काम्पिल्य। काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। ठीक है, कुरु यहां पे इसकी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। अवंती की उज्जैन हुआ करती थी, इसकी उज्जैन हुआ करती थी, बिल्कुल याद रखेंगे, इसकी उज्जैन हुआ करती थी। ठीक है, सुक्तिमती छठी शताब्दी ईसा पूर्व, सुक्तिमती या सोथोवत्ती चेती महाजनपद की राजधानी थी। चेदी राज्य का विस्तार वर्तमान में बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ज्ञात सभी 16 महाजनपद उसकी राजधानी का विवरण इस प्रकार है: काशी, वाराणसी, अंग, चंपा, वज्जी, वैशाली, मिथिला। ठीक है, चेद, सुक्तिमती, वत्स यहाँ के कैपिटल हुआ करता था। कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, अश्मक कोटली और गांधार तक्षशिला, याद रखेंगे। 16 महाजनपद, अर्चना जवाब दे। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपद में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? मथुरा हुआ करती थी, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, काशी की राजधानी आपकी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी आपकी काशी की राजधानी। मथुरा सूरसेन, मथुरा इसका कैपिटल था। वर्तमान उत्तर प्रदेश में मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र इस महाजनपद के अंतर्गत शामिल हुआ करता था। ठीक है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। यमुना नदी के तट पर बसा हुआ सूरसेन महाजनपद का विस्तार वर्तमान मथुरा तथा
चलो भाई, अब आवाज आ रही है बच्चे? एक बार कमेंट करो, वॉइस प्रॉब्लम। ठीक है अर्चना, अब सही हो गया होगा। अब आवाज आ रही है, क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है अर्चना? कमेंट करो। ओके 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 ओके। आयुष, ठीक है। चलिए, यहां पर माइक की बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। मत्स्य, कुरु, सूरसेन, अस्मक, इनकी कैपिटल्स को आपको क्या करना है? मैच कराना है। बताइए क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब? तो यहां पर मत्स्य महाजनपद जो आपके राजस्थान में था, उसकी राजधानी कहां थी? विराटनगर। कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी कहां पे हुआ करती थी भाई? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इनकी राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी कहां थी? मथुरा में। और अश्मक की पोतन या पोटली हुआ करती थी। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। बिल्कुल 18 का सी अर्चना, बिल्कुल आयुष। ठीक है, तो यहां पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। सही सुमेलित करें यहां पर, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, यह वर्तमान के राजस्थान में स्थित था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यह वर्तमान में दिल्ली के पास अवस्थित है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अश्मक महाजनपद की राजधानी पोतन अथवा पोटली थी, यह एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। साउथ इंडिया में लोकेटेड एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अश्मक महाजनपद ही होता था, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कंबोज, राजपुर या हाटक, अश्मक, पोतन या पोटली, सूरसेन, कौशाम्बी और कौशल श्रावस्ती, इसमें से कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, 18 का हो गया। 19 का करेक्ट जवाब दे। तो भाई सूरसेन महाजनपद आपका सॉरी, सूरसेन महाजनपद आपका करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि सूरसेन महाजनपद की कैपिटल मथुरा हुआ करती थी। मथुरा हुआ करती। कौशाम्बी कहाँ का? वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी आपकी कौशाम्बी। बाकी आपके सारे करेक्टली मैच्ड हैं, यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखने दिए गए युग्म में सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी नहीं बल्कि मथुरा थी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर? बिल्कुल 19 का सी बच्चे याद रखेंगे। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2008, उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनके कैपिटल्स, यहाँ पे कुरु, पांचाल, कोसल और वत्स। तो यहाँ पे कुरु महाजनपद की राजधानी कहां पे हुआ करती थी भाई? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की कहां हुआ करती थी? अहिछत्र। ठीक है, कौशल की कहां थी? तो यहाँ पे साकेत या श्रावस्ती होती थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। तो यहां पर सही ऑप्शन बनेगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 यानी बी वाला
ये चलेगा। अरे क्लास चलिए भाई, यहां पर थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम आ जा रही है वो। हाँ अर्चना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 21 का ए, चंपा। यहां पर सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अंक की राजधानी चंपा तो करेक्ट है ना, यहां पर नॉट करेक्टली मैच्ड, ये बताना है आपको। तो ये तो करेक्टली है, अंक की राजधानी चंपा थी। कौशल की अहिछत्र नहीं थी ना, कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती और साकेत मिलता है ना यहाँ की कैपिटल, यहां पर साकेत मिलता है। अहिछत्र किसकी थी? ये पांचाल की थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी ना, अहिछत्र और कांपिल्य। मत्स्य की विराटनगर सही है, वस्त्र की कौशाम्बी सही है। तो यहां पर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दी गई युग्मों में बी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र नहीं बल्कि साकेत, अयोध्या तथा श्रावस्ती थी। अहिछत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। कौशल महाजनपद में वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र सम्मिलित थे। यह महाजनपद सरयू, गंगा की सहायक नदी के तटवर्ती प्रदेशों में बसा हुआ था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया हुआ है। अब आवाज क्लियर आ रही है? अर्चना, आयुष, आवाज अब क्लियर हो रही है ना? ठीक है, कमेंट कर दो एक बार। कमेंट करो आयुष और अर्चना। चलिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? काफी फेमस क्वेश्चन है। 8 महाजनपद ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल अर्चना, वर्तमान में कितने? 8 महाजनपद आपके स्थित हैं यहां पर, बिल्कुल याद रखेंगे। ये 8 महाजनपद थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिसमें हम मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, पांचाल, सूरसेन और कुरु महाजनपदों को इसमें शामिल किया जाता है। बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रघोत, उदयन, प्रसेनजीत, अजात शत्रु कौन कहां का राजा था? अजात शत्रु कहां का राजा था? मगध का राजा था। चंड प्रघोत कहां के राजा थे? अवंती के राजा थे। उदायन कहां का राजा था? या उदयन, तो वत्स राज हुआ करता था उदयन। और प्रसेनजीत कहां के राजा थे? ये कौशल के राजा हुआ करते थे। बिल्कुल याद रखेंगे। तो अगर इसको मैच कराएं तो क्या मैच होगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट बच्चे, यहां पर हो जाएगा, याद रखेंगे। जैसे यहां पर देख लेते हैं, चंड प्रघोत या प्रघोत अवंती का शासक था। मगध नरेश बिंबिसार अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के उपचार हेतु भेजे थे, पहले ही बता दिया हूं आप लोग को। उदयन वत्स का राजा था। वत्स महाजनपद का विस्तार वर्तमान प्रयागराज आसपास के कौशाम्बी इसका कैपिटल था। प्रसेनजीत कौशल के शासक थे, इनकी राजधानी श्रावस्ती थी। महात्मा बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। अजातशत्रु मगध का राजा था, पिता हर्यक वंश से रिलेटेड था। संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था। वज्जियों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था तथा अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन द्वारा किया गया था। बिल्कुल डी यहां पर। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो मैंने बताया था आप लोग को कि साउथ में, क्योंकि गोदावरी नदी कहां से निकलती है भाई? गोदावरी नदी आपके निकलती है महाराष्ट्र में। कहां से? तो यहां से निकलती है त्रयंबक, त्रंबकेश्वर, त्रंबकेश्वर या त्रयंबक की पहाड़ी, त्रंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ियों से आपका ओरिजिन होता है किसका? गोदावरी नदी का, और ऐसे बहती हुई यहां पर गिर जाती है। इसी के किनारे आपका स्थित था कौन सा? यहां पर अस्मक महाजनपद, अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली होती थी। पोटली, पोटली हुआ करती थी। ठीक है, तो अस्मक महाजनपद एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो
दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, बिल्कुल याद रखेंगे। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद अस्मक था, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी पोटन या पोटली प्रतिष्ठान आगे चलकर आधुनिक काल में इस प्रदेश को महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस महाजनपद के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। अवंती ने कालांतर में अस्मक महाजनपद को जीत लिया। पढ़नी के अष्टाध्यायी में भी अस्मक महाजनपद का उल्लेख प्राप्त होता है। बिल्कुल बच्चे, अस्मक करेक्ट जवाब होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से किसका संबंध था भाई? अवंती का, कौशल का, गांधार का, मगध का। तो यहां पर देखें, क्या अवंती कभी बुद्ध जीवन में गए? तो बुद्ध कभी भी जीवन में अवंती नहीं गए थे, याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, अवंती से बुलाहट जरूर आया था, लेकिन अवंती गए नहीं थे। गांधार कभी नहीं गए बुद्ध। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, यहां इनके जीवन से संबंधित है भाई, यहां पे सबसे अधिक उपदेश दिए। मगध जो इनके शिक्षा प्रचार प्रसार का केंद्र रहा। तो 3 और 4 यानी डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। कौशल तथा मगध राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। मगध राज्य के अंतर्गत आता था। महात्मा बुद्ध ने कौशल प्रदेश में धर्म का व्यापक प्रचार किया। कौशल का शासक प्रसेनजित इनका समकालीन और अनुयायी हुआ करता था। बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। 25 का डी। चलिए 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के विषय में असत्य है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, बताना है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, कीमत तथा संबंधित श्रेणियों द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। क्या होगा इसमें करेक्ट जवाब? आवाज में अगर प्रॉब्लम आएगी तो बता देना तुम लोग। अर्चना, आयुष भाई, यहां पर देखो, श्रेणी व्यवस्था असत्य बताना है तो श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित नहीं, बल्कि ये उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी थी। दक्षिण भारत में भी प्रचलित था, बिल्कुल याद रखेंगे। साउथ इंडिया में भी ये प्रचलित हुआ करता था, बिल्कुल याद रखें। बाकी सब कुछ सही है। ये व्यापारी कारीगरों का संगठन हुआ करता था, व्यवसायियों का कारीगरों का संगठन था। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, कीमत संबंधित श्रेणियों द्वारा निर्धारित किया जाता था। ये न्याय निर्णय का भी काम करते थे। ये जुडिशरी सिस्टम से भी जुड़े हुए थे। ये अपने न्यायालय भी स्थापित करते थे, अपने सिक्के भी जारी किया करते थे। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करता था, बिल्कुल करेक्ट है। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के विषय में कथन डी असत्य है, क्योंकि डी उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों का प्रचलन मिलता है। बाकी 3 सही है। महाजनपद काल में ही एक शिल्प व्यवस्था अथवा व्यवस्था करने वाले के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की जाती थी। श्रेणी को उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थायीकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचार व्यवहार नियंत्रण पर भी नियंत्रण स्थापित करती थी। बिल्कुल बच्चे, निम्नलिखित मानचित्रों में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? ए द्वारा कौन सा? तो ए वाला यहां पर देख रहे हो, तो ये कौन सा महाजनपद हो जाएगा भाई? मत्स्य महाजनपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो सीधे सीधे राजस्थान में आपके मैप में दिख रहा है। यहां पर अगर देखें तो इधर अगर देखोगे तो एक ही महाजनपद, अगर ईस्टर्न में आप वेस्टर्न में आओगे तो एक ही जहां महाजनपद मिलेगा, अवंती महाजनपद यहां पर हम लोग को देखने को। तो मत्स्य के बाद अवंती, इसके बाद तो ये देखो गंगा घाटी में इलाहाबाद के आसपास का इस हिस्सा, तो वस्त महाजनपद हो गया। और डी वाला तो ये सबसे लास्ट में कौन सा? यहाँ पे देखो साउथ बिहार, ये बंगाल से लगा हुआ, तो ये है अंग महाजनपद। तो ऐसे आपका मैच कराया गया है, यानी कि मत्स्य, अवंती, वस्त और अंग, यानी कि सी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। प्रश्न में प्रस्तुत मानचित्र में अगर देखें तो मत्स्य, अवंती, वस्त
और अंग महाजनपद को दर्शाया गया है। इसमें मत्स्य महाजनपद वर्तमान राजस्थान में, विराटनगर इसकी राजधानी, अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित था, वस्त्र महाजनपद आधुनिक प्रयागराज बांदा जिले में, वहीं अंग महाजनपद की स्थिति वर्तमान बिहार में स्थित थी। 27 का सी, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर बच्चे याद रखेंगे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं? प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए जाते थे, ये पूछने का सेंस है। तांबे के थे, सोने के थे, रांगे के थे या चांदी के थे? तो भाई भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं ना, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आहत, या इन्हें कहते हैं पंचमार्क। इन्हें क्या कहते हैं? पंचमार्क कहते हैं। ये सिक्के मैक्सिमम किसको? अधिकांशतः अधिकांशतः किसके बनाए जाते थे? चांदी के, और साथ साथ में तांबे के भी पाए जाते हैं। याद रखेंगे, इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के चांदी के थे। प्राचीनतम भारतीय सिक्कों को पंचमार्क या आहत संज्ञा दी जाती है। सिक्के चांदी की धातु से निर्मित किए जाते थे। अष्टाध्यायी के अनुसार इस काल के सिक्के आहत करके बनाए जाते थे। इनके निर्माण में धातु सबसे पहले पास में रखकर अंगार पर जलाया जाता था, फिर छार से साफ किया जाता था, पुनः धातु को निहाई पर रखकर इसे पीट कर चादर बनाकर करतनी से उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे, जो कि सिक्कों के रूप में ढाले जाते थे। ढलाई नहीं होती थी। ये सिक्के आकार में एक समान नहीं होते थे। आकार प्रकार में इनकी क्या होती थी? भिन्नता होती थी। बिल्कुल अर्चना, चांदी करेक्ट जवाब होगा। अब राइजिंग ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष, इससे रिलेटेड, जैसे इसका फाउंडर बिंबिसार था, हर्यक वंश, महात्मा बुद्ध के समकालीन, राजधानी राजगिरी, राजवैद जीवक, अंग को मगध में मिलाया, विभिन्न राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अजात शत्रु, पितृहंता वंश कहा जाता है इस हर्यक वंश को। यहां पर याद रखेंगे, इस वंश को हम लोग क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पिता का हत्या करने वाला वंश। पिता की हत्या कर शासक बना। प्रथम बौद्ध संगीति इसी के समय हुई। पाटलिपुत्र की स्थापना इसने नहीं, बल्कि इसके पुत्र उदायन द्वारा किया गया। वैशाली के साथ युद्ध, ठीक है, इसका मंत्री कौन था? वस्कार था, ठीक है। उदयन हर्यक वंश का दूसरा नहीं, बल्कि ये हर्यक वंश का तीसरा शासक, ठीक है, हर्यक वंश का तीसरा शासक हुआ, तृतीय शासक है, ठीक है। पितृहंता वंश, इसे इस वंश को पितृहंता कहा जाता है। राजधानी पाटलिपुत्र। अंतिम शासक नागदर्शक या दर्शक अंतिम शासक होता है। फिर आता है शिशुनाग वंश, ठीक है, नागदशक की हत्या कर शासक बना। मालवा में मगध सत्ता की स्थापना, ठीक है, वैशाली को राजधानी बनाया, ठीक है। शिशुनाग के बारे में कहा जाता है, इसने मालवा में नहीं, इसने क्या किया था? वैशाली को एज ए कैपिटल इस्टेब्लिश किया, याद रखेंगे। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में इसी के समय, राजधानी पाटलिपुत्र को पुनः बना दिया। लास्ट रूलर महानंदिन या नंदवर्धन, जिसकी हत्या करता है महापद्मनंद और नंदा डायनेस्टी की स्थापना करता है, ठीक है। यहां पर ये चीज याद रखेंगे। नंद वंश का संस्थापक, पुराणों में शूद्र शासक के रूप में उल्लेख, एक राट और एक छत्र की उपाधि, ठीक है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में चर्चा है इसके बारे में। घनानंद अंतिम शासक, सिकंदर का समकालीन और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? IS 1999 का क्वेश्चन। गांधार, कंबोज, काशी या मगध? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपद में हम देखते हैं कि सबसे शक्तिशाली बनता है मगध। मगध इसमें सबसे शक्तिशाली राजवंश के रूप में स्थापित होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। मगध अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर अन्य राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य के अधीन करता चला गया। यह प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। महाभारत का पुराणों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ मिलता है।
बेहद्रथ कहा जाता है कि महाभारत काल में यहाँ पर अंग से पहले बेहद्रथ यहाँ का राजा हुआ करता था। मगध नदियों से घिरा होने के कारण बाह्य आक्रमण से सुरक्षित था। अनेक जातक कथाओं में इसके समृद्ध एवं संपन्न होने के साक्ष्य भी हम लोगों को मिलते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। मगध प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? सभी लोग को पता है, हम लोग पढ़ते हैं। राइजिंग ऑफ मगध कब हुआ? छठी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, 600 बीसी। 600 बीसी में क्या होता है? राइजिंग ऑफ मगध होता है, मगध का उत्कर्ष हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ। 540-44 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की गई। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल किया। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिवज्र या राजगिर थी। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। इसने वज्जी तथा काशी को मगध साम्राज्य में मिलाया। अजातशत्रु के पश्चात उदयन शासक बना। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग तथा नंद वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ, बिल्कुल याद रखेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध, अगर मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, प्रारंभिक अगर कैपिटल के तौर पर, मगध के प्राइमरी कैपिटल के तौर पर प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक कैपिटल, अगर हम लोग कैपिटल की बात करते हैं मगध साम्राज्य के प्राइमरी कैपिटल, तो सबसे पहले मिलता है राजगिर, या इसे कहा गया है राजगृह, राजगृह भी कहा गया है, या राजगिर कहा गया है, या इसी को कहा गया है गिरिवज्र, गिरिवज्र भी इसे कहा गया है, याद रखेंगे। आगे कालांतर में इसकी कैपिटल हो जाती है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कुसुमपुर, इसे कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। कुसुमपुर या पाटलिपुत्र इसका कैपिटल हो जाता है। देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिवज्र थी। पहाड़ियों से घिरा होने के कारण गिरिवज्र की सामरिक महत्व अधिक थी। अन्य राज्यों के लिए इसे जीतना कठिन कार्य था। लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिवज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी, इसमें मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। गिरिवज्र रहा, राजगृह रहा, पाटलिपुत्र रहा, कौशाम्बी नहीं रहा। कौशाम्बी यहां पर इसकी राजधानी नहीं रहा, बिल्कुल याद रखेंगे। कौशाम्बी इसकी कैपिटल के तौर पर नहीं रहा, बल्कि ये सारे आपके कैपिटल रहे। कौशाम्बी किसका था? वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। वत्स काल में कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, जिस पर उदयन का शासन था, याद रखेंगे। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ? मालवा क्षेत्र पर, ठीक है, सत्ता का विस्तार, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ? तो मालवा क्षेत्र, यानी कि आपके सीधे सीधे पूछा गया है कि मालवा क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश। अवंती को जीतकर, यहां पर सीधे सीधे बात करें, अवंती को जीतकर किसने मगध साम्राज्य में शामिल किया? बताओ क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो भाई यहां पर याद रखेंगे, यहां पर कहा जाता है कि शिशुनाग, शिशुनाग ने क्या किया था? इस क्षेत्र पर आक्रमण कर इसे विजित किया था और मगध साम्राज्य में, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ। शिशुनाग शासनकाल में इसने क्या किया? सबसे बड़ी सफलता, मालवा क्षेत्र में स्थित अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल किया जाना था, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, यहां पर 6 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से, उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, बिल्कुल यहां पर सोन आ जाएगी भाई, याद रखेंगे।
अगर पाटलिपुत्र शहर की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र शहर अगर आप बात करेंगे तो नॉर्थ में यहां से कहा जाता है कि ये इसका उत्तरी क्षेत्र क्या था, यहां पर आपकी गंगा रिवर पड़ती थी, यहां पर गंगा रिवर पड़ती थी। और साथ साथ में इसका जो पश्चिमी क्षेत्र था ये किससे तो कहा जाता है कि ये सोन नदी से घिरता था। जो इसका पश्चिम का हिस्सा था ये सोन नदी से घिर जाता था। ये मैप थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इस मैप को अगर हम लोग थोड़ा सा, ये जो सोन नदी थी ऐसे निकलती थी और ऐसे इसको राउंडेड कर देती थी, पश्चिमी हिस्सा, साउथ हिस्सा नहीं बल्कि पश्चिमी हिस्सा को घेर कर क्या होती थी इसमें मिलती थी। अभी भी मेरे हिसाब से परफेक्शन ये होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ऐसे इसको घेरती थी, ये पाटलिपुत्र नगर होता था, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कथन सत्य बी सत्य है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोम नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। गंगा और सोम नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र का सामरिक एवं आर्थिक महत्व बना रहा। क्लियर, बिल्कुल, सेवंथ का डी। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापन महापद्मनंद को माना जाता है। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। इसे क्या कहा गया है? एकराट भी कहा जाता है। इसे एकराट एवं भार्गव, भार्गव के नाम से द्वितीय, यहां पर याद रखेंगे, यहां पर द्वितीय परशुराम, परशुराम के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? महापद्म नंद को, जो नंद वंश का फाउंडर हुआ करता था। मगध में नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद था। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद एक शूद्र शासक था। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर एक राट और एक छत्र उपाधि धारण की थी। घनानंद महापद्मनंद के 8 पुत्रों में से एक और नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यह सिकंदर का समकालीन 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, जिसे नंदीवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। मगध का कौन सा सम्राट अपुरु परशुराम के नाम से भी जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद? 2010 का क्वेश्चन है। अपुरु परशुराम के नाम से कौन जाना जाता है भाई? तो यहां पर बच्चे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? महापद्मनंद। महापद्मनंद बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मगध के सम्राट महापद्मनंद को अपुरु परशुराम के नाम से जाना जाता है। पुराण में महापद्मनंद को सर्व छत्रांक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला अपुरु परशुराम कहा जाता है। व्याकरणकार पाणिनि इसके मित्र थे। यह उत्तर भारत का महान ऐतिहासिक सम्राट था। और नंद वंश याद रखिएगा, नंद वंश भारत का प्रथम शूद्र वंश, प्रथम शूद्र वंश के तौर पर, शूद्र वंश के तौर पर भी इसका नाम आता है। बिल्कुल याद रखेंगे। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। बताओ भाई अर्चना, 10वें क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा? यहां पर राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है? तो यहां पर याद रखेंगे खारवेल का हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा अभिलेख में उल्लेख आया हुआ है कि खारवेल लिखता है कि कलिंग पर क्या किया था? महापद्मनंद ने आक्रमण कर उसे जीत लिया था। वहां उसने सिंचाई के उद्देश्य नहरों का निर्माण कराया था तथा जिनसेन की प्रतिमा उठाकर पाटलिपुत्र लाया था। तो उल्लेख करने वाला कौन सा है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है खारवेल का, याद रखेंगे। रुम्मिनदेही अशोक का अभिलेख है जो आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो शक शासक रुद्रदामन का है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख जो सुंगों से रिलेटेड है। अगर यहां पे बात करें तो ये मौर्य काल से रिलेटेड है। ये किससे? रुद्रदामन का जूनागढ़ ये शक वंश से रिलेटेड है। और धनदेव का अयोध्या अभिलेख ये सुंग वंश से रिलेटेड है, याद रखेंगे। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। यह अभिलेख उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से 4 से 5 मील दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्तीर्ण है। इस अभिलेख के अनुसार राजा नंद ने एक नहर का निर्माण करवाया था।
और जिनसेन की प्रतिमा भी उठाकर लाया था, याद रखेंगे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहां पर भाई? तो यहां पर कलिंग में एक नहर की खुदाई, जिसका प्रमाण कौन देता है? अकॉर्डिंग बाई हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार है, बिल्कुल याद रखेंगे। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बताया गया है। सी, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई। नंद वंश के समय महापद्मन ने कलिंग पे अधिकार कर लिया। महापद्मन ने कलिंग से तनसूली तक नहर का निर्माण करवाया था। कलिंग से इस नहर के पुनः निर्माण कार्य का वर्णन कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में किया गया। क्लियर? ठीक है, अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? भाई जीवक, अभी मैंने बताया आप लोग को, जीवक किसके? बिंबिसार। बिंबिसार का क्या हुआ करता था? जीवक बिंबिसार का राजवैद्य हुआ करता था। इसी का क्या था? राजवैद्य। तो चलाए थे उधर से। अभी उधर से कॉल आ जाएगा मेरे पास। चलो, तो यहां पर इस चीज को अब सही हो गया होगा बच्चे, थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक, तो यहां पर बिंबिसार का, तो बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक, जो एक दासी पुत्र था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। उन्हें भगवान बुद्ध का भी चिकित्सक माना जाता है। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान राजगीर अथवा राजगीर में निवास करते थे। ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, जो मेडिसिन किंग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। अब इससे आसान कोई क्वेश्चन तो हो नहीं सकता है। ओके ओके आयुष, तो यहां पर भाई देखें, तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या मिलता है? अजातशत्रु हर्यंक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अजातशत्रु जिसे किस नाम से? तो इसे पुणिक के नाम से भी जाना जाता है। पुणिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। हर्यक डायनेस्टी का इसमें सेकंड रूलर होता है अजातशत्रु। विश्ववंश से हर्यक वंश से था। इसका शासनकाल ईसा पूर्व। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत इसने काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के पश्चात मगध साम्राज्य में मिलाया था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध को महानिर्माण की प्राप्ति हुई थी।
तो आज के बच्चे सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। जितने मैंने यहां पर क्वेश्चन कराया उतने आपको इसी बुक से कराया है। इस बुक के ये सारे क्वेश्चन हैं और इसी का एक्सप्लेनेशन है जो मैं यहां पर आपको करा रहा हूं, ठीक है, जो अरिहंत प्रकाशन द्वारा क्या किया गया है, आपको पब्लिश किया गया है ये बुक, जिसमें मैंने दिखाया आपको, जैसे इसमें थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज, और इन एमसीक्यूज कैसे हैं, पीवाईक्यूज हैं, जो स्पेशल थोड़े से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, इन्हें सेलेक्ट करके रखा गया है। और साथ साथ में इसमें थोड़ा सा आपका क्या किया गया है, तो आपके कंटेंट को भी रखने का प्रयास किया गया है। तो बच्चे सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है, और कल हम लोग अपने अगले चैप्टर के साथ यानी 8वें चैप्टर के साथ अपने सेशन की शुरुआत करेंगे और कल हम लोग अपना 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग को बता दूं कि ये अपनी क्लास पर डे यानी कि मंडे टू फ्राइडे 4 PM टू 6 PM ये क्लास आपकी होती है डेली, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, तो मंडे टू फ्राइडे 4 से 6 जुड़ना मत भूलें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद।